बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। MCQs इसके हो गए थे। आज उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 11.1 वाई टू टीन कैंस विद द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेरली शूटिंग थ्रू द एयर। वो कहते हैं कि दो टीन कैन हैं, ठीक है। वो क्या है कि इस तरह से दो टीन कैन हैं, एक स्ट्रिंग के ज़रिए से वो कनेक्ट किए गए हैं। इनके थ्रू जो कम्युनिकेट करना है वो वेटर वे क्यों है देन एयर। हमने स्पीड ऑफ साउंड की बात की थी कि हमारे पास जो मीडियम होता है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से इनके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू एयर। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो उसकी वेव्स, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होनी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कंपेयर टू एयर, ठीक है। एयर के अंदर हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ जो है उसको पहुंचने में टाइम भी लगेगा और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है और उसको मतलब वहाँ पे बोलना या कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड या मतलब टिन कैन जो कि स्ट्रेच किए गए हैं एक वायर के ज़रिए से, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना वेटर वेव है देन शॉटिंग इन एयर के मतलब एयर में शॉट करने के बजाय जो है वो आप क्या करें कि टू उनके दरमियान कम्युनिकेट करना जो है वो वेटर वे है। वजह क्या थी, इसकी रीज़न क्या थी कि सॉलिड जो ये टीन कैन और स्ट्रिंग के थ्रू हम कर रहे हैं वो क्या है, सॉलिड मीडियम है, उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वहाँ पे साउंड जो है ट्रेवल इजीली हो सकती है और उसको टाइम जो है, इसका टाइम ड्यूरेशन इंटरवल टाइम जो है, टाइम इंटरवल वो क्या होता है, कम होता है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, वेटर वे है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन रिकग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस। दो पर्सन हैं, वो स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी लाउडनेस क्या है, सेम है। फ्रॉम देयर वॉइस, उनकी आवाज़ जो वहाँ से जो बोल रहे हैं उनकी लाउडनेस सेम है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल। अब हमने उनका जो आवाज़ थी, लाउडनेस उनकी दोनों की आवाज़ की क्या थी, सेम थी, लेकिन हम दोनों आवाज़ों में क्या कर सकते हैं, फ़र्क बता सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो हमने एक साउंड की जो प्रॉपर्टी थी, करैक्टरिस्टिक थी, वो स्टडी की थी, क्वालिटी, ठीक है। अब दो डिफरेंट साउंड्स हैं, इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11.2, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी क्या थी कि हमारे ऐसी प्रॉपर्टी थी कि अगर दो साउंड्स हैं सेम लाउडनेस की और उनकी पिच जो है वो भी क्या है, सेम है, दोनों उसकी लाउडनेस और सेम पिच है, तो ऐसी साउंड्स के दरमियान हम जो डिफरेंट कर सकते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, वो क्वालिटी थी। अब इसके अंदर क्वालिटी के अंदर क्या होता था कि जो हमारे पास वेव पैटर्न था, यहाँ से हमारे पास वेव फॉर्म जो थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। इस वजह से जो हम दो साउंड्स जो हैं, दो आवाज़ें जो हैं, एक रूम में बैठे हुए दो पर्सन बात कर रहे हैं, उनकी लाउडनेस जो है वो सेम है, लेकिन हम फिर भी उन दोनों की आवाज़ों में डिफरेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये साउंड जो है वो डिफरेंट है। तो वो हमारे पास किस वजह से थी, क्वालिटी की वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, मतलब अगर लाउडनेस और पिच सेम है तो उनका वेव पैटर्न जो है वो क्या
था, वेव फॉर्म, वेव पैटर्न जो था वो डिफरेंट था। इस वजह से उनकी क्वालिटी की वजह से जो थी हम उन दोनों की आवाज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू टू क्वालिटी। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास, वी कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कांट वॉच हिम या हर, वाई। आपका एक फ्रेंड है या कोई पर्सन है, वो कॉर्नर पे खड़ा हुआ है कहीं पे, वो वहाँ पे बोल रहा है, उसने आपको आवाज़ दी है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन आप तक उसकी आवाज़ पहुँच रही है, तो इसकी रीज़न क्या है, वाई, क्यों पहुँच रही है। अब आपको पता है कि हमने जो था डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था। ठीक है, थर्ड में हमने क्या 11.3 है, तो हमने यहाँ पे डाइफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी जो थी उसको स्टडी किया था। वो हमारे पास क्या होती है कि कोई भी इस तरह से हमने दो स्लिट्स रखी हुई थी। ठीक है, ये लाइट के केस में भी हमने किया था कि यहाँ से हमारे पास वेव्स आ रही है, वो इसके कॉर्नर से टकरा के क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकरा के जब साउंड वेव्स या लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था डाइफ्रैक्शन का, कि ये किस वजह से होती थी, डाइफ्रैक्शन की वजह से। अब वो बंदा है, हमारे पास क्या है कि वो उसका इमेज नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ रही है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, इसकी लॉन्ग है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो आवाज़ जो है उसकी, वो बोला है, कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, उसकी कॉर्नर से टकरा के जो साउंड वेव्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देगी, लेकिन उसका इमेज जो मतलब वो खुद है हमें नज़र नहीं आएगा। उसकी साउंड क्यों सुनाई दी है, ड्यू टू डाइफ्रैक्शन। वहाँ पे क्या हुआ है कि उसकी आवाज़ सुनाई दी है डाइफ्रैक्शन की वजह से। जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, इस तरह से खड़ा हुआ था, यहाँ पे वो बोला है, ठीक है, कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे वो बंदा बोला है, तो उसकी आवाज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो क्या होगा, हमें सुनाई दी है रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, डाइफ्रैक्शन की वजह से सुनाई दी है, उसकी आवाज़ डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड कर गई है, इस वजह से वो हमें सुनाई दी है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपको वो बंदा नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको उसकी साउंड सुनाई दे रही है, कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, तो ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स के वो उसके कॉर्नर से टकरा के डिफरेंट डिफ्रैक्शन में, डायरेक्शन में जो है स्प्रेड हो गई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ड्यू टू द डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स उसकी आवाज़ हम तक पहुंची है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ, वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हाई देन इन अ रूम विद वुडन फ्लोर। वो कहते हैं कि एक रूम है, वहाँ पे स्टीरियो जो है वो चल रहा है, क्या हो रहा है कि वहाँ पे वॉल टू वॉल कारपेट है, मतलब पूरा रूम कारपेटेड है, तो वहाँ पे जो स्टीरियो है उसको ट्यून किया जाता है, मतलब उसकी लाउडनेस जो है वो कम ज़्यादा रखी गई है एज़ कम्पेयर टू वुडन फ्लोर। जो ऐसा फ्लोर है, मतलब वो वुडन हार्ड मटेरियल का बना हुआ है, सॉलिड मटेरियल का है, वहाँ पे उसको जो ट्यून किया गया है स्टीरियो को, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, उसकी लाउडनेस जो है वो कम रखी गई है। तो इसकी रीज़न क्या है, वजह आपने यहाँ से बतानी है। तो इसकी वजह क्या होगी कि हमने कहा था अकॉस्टिक प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में कि अगर आप जो है अपने रूम को कहाँ पे कोई सॉफ्ट और पोरस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे जो साउंड है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती सॉफ्ट मटेरियल से। इसकी बजाय कि अगर वहाँ पे जो रूम है वो वुडन फ्लोर है, आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो साउंड है वो क्या होगी, सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वुडन फ्लोर पे हमारे पास क्या होगा कि वो साउंड जो है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पे जो स्टीरियो है उसको ट्यून किया गया है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो लाउडनेस है वो कम रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे साउंड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी। अगर वहाँ पे हम वॉल टू वॉल कारपेटेड है रूम, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास वहाँ पे सॉफ्ट और पोरस मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो साउंड है वो सारे की सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। इस वजह से वहाँ पे जो स्टीरियो है उसको ट्यून किया गया है हायर पिच के, मतलब हायर उसकी लाउडनेस जो है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्यून किया गया है। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे,
A student says that the two terms speed and frequency of a wave refer to same thing. एक स्टूडेंट है वो कहता है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है और स्पीड है दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम मीनिंग में ले रहा है. वट इज़ योर रिस्पॉन्स? तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा? ना में होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और स्पीड दोनों हमारे पास क्या है? डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, 11 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. वो कह रहा है कि स्पीड और साउंड दोनों सेम हैं, हालांकि वो दोनों जो हैं वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट थिंग्स है. स्टूडेंट का क्या कहना है कि हमारे पास जो स्पीड है वो, और दूसरे नंबर पे वो क्या ले रहा है? फ्रिक्वेंसी. ये दोनों हमारे पास क्या है कि सेम है. स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम नाम देंगे स्पीड का. और हमारे पास ये क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया में से जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पास हो रही हैं वो हमारे पास क्या थी? फ्रिक्वेंसी. और जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर वो हमारे पास क्या है? स्पीड. तो ये दोनों जो हैं सेम नहीं है. स्टूडेंट ने क्या कहा था कि उसका ये मानना था कि हमारे पास स्पीड और फ्रिक्वेंसी दोनों जो हैं वो सेम थिंग्स हैं, सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों सेम नहीं है. स्पीड हमारे पास क्या होती है कि यूनिट टाइम के अंदर जो है, मतलब 1 सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास स्पीड कहलाती है. और यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे पास हो रही हैं किसी भी यूनिट एरिया में से, या वैसे ही नंबर ऑफ वेव्स जितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं? फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं. तो उसका ये क्लेम कि हमारे पास स्पीड और फ्रिक्वेंसी सेम है वो गलत है, दोनों सेम नहीं होते. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 11.6. Two people are listening the same music at the same distance. वो सेम म्यूजिक सुन रहे हैं सेम डिस्टेंस से. They disagree on its loudness. वो दोनों क्या है? उसकी लाउडनेस से डिसएग्री हैं. Explain how this could happen. ये कैसे हुआ? अब आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हुआ. अब हुआ क्या कि दो बंदे हैं वो एक रूम में बैठे हुए हैं. 11.6. ठीक है, एक पर्सन जो है, दोनों सेम जगह पे बैठे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपके पास जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? म्यूजिक की आवाज यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सेम प्लेस पे बैठे हुए हैं. अब यहाँ से जितनी नंबर ऑफ वेव्स इस तक पहुँच रही हैं उस पर्सन तक भी उतनी ही पहुँच रही हैं. मतलब लाउडनेस यहाँ से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लाउडनेस यहाँ तक जा रही है वो दोनों क्या है? लाउडनेस सेम है. दोनों बंदे भी सेम पॉइंट पे बैठे हुए हैं. सपोज एक बेड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन दोनों के लिए जो लाउडनेस है वो क्या है कि सेम है. इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से वो क्या है? दोनों के लिए सेम जा रही है. सेम म्यूजिक वहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है. टीवी चल रहा है, कोई रेडियो है, कुछ भी है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो टीवी देख रहे हैं. यहाँ से जो म्यूजिक जो साउंड वहाँ तक पहुँच रही है उसकी फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, लाउडनेस सेम है. लेकिन वो क्या कहते हैं? वो दोनों उसकी लाउडनेस पे डिसएग्री हैं. एक कह रहा है उसको कम आ रही है, कह रहा है उसको ज़्यादा आ रही है. उसकी वजह क्या है? अब हमने लाउडनेस पे पढ़ा था लाउडनेस वाले चैप्टर में कि जो लाउडनेस है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वो डिपेंड कर रही होती है, डिपेंड अपॉन
फिजिकल कंडीशन ईयर की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। हमने डिफरेंट वहाँ पे पॉइंट्स पढ़े थे कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही होती है। वहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि लाउडनेस जो है वो ह्यूमन ईयर की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर तो वो बिल्कुल सेंसिटिव है, सही है, उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए लाउडनेस और होगी, ज़्यादा होगी, सही होगी। अगर आप डिफेक्टेड ईयर है, मतलब वो सेंसिटिव नहीं है, मतलब उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट है, कोई मसला है, आप आवाज़ ऊंची आपको सुनाई देती है, तो वो क्या होगा, उस वजह से जो लाउडनेस है उसका इफेक्ट उस पर्सन पे डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे रीज़न क्या होगी कि उसकी फिजी हो सकता है इनमें से एक बंदा जिसको आवाज़ जो है वो कम सुनाई दे रही है, उसके ईयर जो है वो डिफेक्टेड हो, उनकी फिजिकल कंडीशन सही ना हो, तो ये रीज़न हो सकती है कि उन दोनों के लिए लाउडनेस दोनों के लिए डिफरेंट हो, उस बात पे डिसएग्री हो, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी सेम जा रही है और यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही लाउडनेस सेम है, तो जो हमारे पास लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन पे उसकी ईयर की। हो सकता है कि उसके ईयर जो है वो डिफेक्टेड हों, इस वजह से वो लाउडनेस पे डिसएग्री हों, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 11.7 Is there any difference between echo and reflection of sound? Explain. क्या echo और sound of reflection इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर है तो एक्सप्लेन करें, नहीं है तब भी एक्सप्लेन करें। अब हमारे पास आता है echo। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हमने नाम दिया था इको का। 11.7 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या थी हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई मीडियम है, एक मीडियम यहाँ पे है, फर्स्ट मीडियम, अब एक यहाँ पे सेकंड मीडियम है, ठीक है, सेकंड मीडियम। अब फर्स्ट मीडियम से हमारे पास क्या गई हैं, साउंड वेव्स गई हैं और जाके हमारे पास क्या हुआ है कि रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, इंसिडेंट वेव, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या थी कि साउंड वेव जो है एक मीडियम से गई है, दूसरे मीडियम से क्या हुआ है, टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में आ गई हैं। इस चीज़ को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। बेसिकली हमारे पास इको जो है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की है, लेकिन ये डिफरेंट किस मीनिंग में है, हम हर रिफ्लेक्शन साउंड की हर रिफ्लेक्शन को इको नहीं कह सकते। हर सरफेस जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, हर आवाज़ जो है हमें रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रही है, लेकिन हर साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको नहीं कह सकते, क्योंकि इको के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हमारे लिए क्या है कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल था वो भी हमने वहाँ पे नोट किया था कि टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। उसकी बात हमने जो थी मिनिमम टाइम जो था वो भी हमने डिस्टेंस और टाइम की बात की थी। अब इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो हमारे पास ये आ गई। अब बात करते हैं हम इको की। इको हमारे पास क्या है कि इको में मिनिमम टाइम हमारे पास क्या था, मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड और मिनिमम डिस्टेंस वो था 17 मीटर, ठीक है। ये इको के अंदर ये कंडीशंस आ गई थी। बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। बेसिकली दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, लेकिन हर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को
हम इको नहीं कह सकते, क्योंकि इको के लिए कंडीशंस हैं। एक तो आपका मिनिमम टाइम जो है वहाँ पे वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, और सेकंड पे जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से सोर्स है आपके पास, कोई भी सोर्स से हमारे पास जो वहाँ पे सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस तक का डिस्टेंस 70 मीटर होना चाहिए, तब वहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, इको प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगी। तो ये थोड़ा सा उसके स्लाइडली डिफरेंट था। दोनों प्रोड्यूस बेसिकली इनका फिनोमिना वहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वहाँ पे टाइम और डिस्टेंस की कंडीशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ये कोई कंडीशन नहीं होती। इसके बाद है 11.8 will two separate 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound explain। हमारे पास क्या है कि अगर वो कहते हैं कि आपके पास 2 साउंड्स हैं, 2 साउंड्स हैं कोई हमारे पास, वो क्या है, एक जो है वो 50 डेसिबल की है, वो कहते हैं कि 2 साउंड्स हैं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, 50 डेसिबल 50 डेसिबल की। क्या ये हमारे पास जो है वो 100 डेसिबल मिलके बना सकती है साउंड जो है इसकी डेसिबल लेवल है, दोनों को अगर इकट्ठा कर दे तो ये 100 डेसिबल मिलके आवाज़ जो साउंड इंटेंसिटी उतनी कर सकती है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में बेटा पॉसिबल होगा आपके लिए कि अगर आपकी जो है लाउडनेस विद सेम लाउडनेस एंड वेवलेंथ, अगर उनकी ये 2 साउंड्स जो है इंटेंसिटी लेवल की, ये दोनों अगर इनकी लाउडनेस और वेवलेंथ सेम होगी तो ये हमारे पास अगर मिलती हैं तो हमारे पास तब कॉन्स्टिट्यूट करेंगी हमारे पास 100 डेसिबल को। ठीक है, इसी सूरत में वो 100 डेसिबल बनाएंगी अगर इनकी लाउडनेस और वेवलेंथ सेम होगी। अगर दोनों सेम नहीं होंगी तो 2 डिफरेंट जो 50 डेसिबल और 50 डेसिबल कॉन्स्टिट्यूट 100 डेसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा है 11 लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11.9 व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में जो है वो यूज़ क्यों होता है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है वो क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। V इज इक्वल टू 11.9 हमने वहाँ पे पढ़ा था V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब अगर यहाँ से लैम्डा निकाले तो वो हमारे पास किस पे है, स्पीड निकालनी हो, उसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, बहुत कम होती है। तो स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ कम होती है, इनकी एनर्जी हाईली एनर्जेटिक होती है। इस वजह से इनको मेडिकल फील्ड में जो था वो यूज़ किया जाता था। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता था, ECG में यूज़ किया जाता था। इसके अलावा हमारे पास किस ECG के लिए यूज़ किया जाता था, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे था ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता था। फोर्थ पे हमारे पास था जर्म्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी लिक्विड में से जर्म्स को रिमूव करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। ECG मतलब हार्ट की जो डिजीज़ थी उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता था। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। आर्टरीज के अंदर आपके अगर ब्लड क्लॉट है, वहाँ पे खून जम गया है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू रिमूव जर्म्स या लिक्विड, कोई भी लिक्विड है वहाँ से जर्म्स को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है बेटा, ये आपके 9 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।